लगन, आस्था उत्पन्न करने के लिए आवश्यक निरंतर प्रयास। अमीरी की दिशा में 8वां कदम, इच्छा को इसके आर्थिक समतुल्य में रूपांतरित करने की प्रक्रिया में लगन एक अनिवार्य तत्व है। लगन का आधार इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति और प्रबल इच्छा जब सही तरीके से मिल जाते हैं तो एक ऐसा युग्म बन जाता है जिसका कोई तोड़ नहीं है। जो लोग बेहद अमीर बनते हैं उन्हें आम तौर पर भावशून्य और कई बार निर्मम भी समझा जाता है। प्रायः उन्हें ग्लट समझा जाता है। उनमें इच्छा शक्ति होती है जिसे वे लगन के साथ मिला देते हैं और इस तरह वे अपने लक्ष्यों को हासिल करना सुनिश्चित कर लेते हैं। ज्यादातर लोग पहली मुश्किल या पहली मुसीबत सामने आते ही अपने लक्ष्यों और इरादों को दूर फेंक देते हैं। कुछ लोग सारे विरोध के बावजूद आगे बढ़ते हैं जब तक कि वे अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। लगन शब्द के पीछे कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं छुपा हुआ है, परंतु यह गुण इंसान के चरित्र के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्टील के लिए कार्बन। दौलत कमाने में आम तौर पर इस फिलॉसफी के सभी 13 तत्वों पर अमल करने की जरूरत होती है। जो लोग अमीर बनना चाहते हैं उन्हें इन सिद्धांतों को समझना चाहिए और इनके साथ लगन का समावेश करना चाहिए। लगन का आपका इम्तिहान। अगर आप इस पुस्तक को इस इरादे से पढ़ रहे हैं कि आप इसके ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे तो आपकी लगन का पहला इम्तिहान तब होगा जब आप अध्याय 2 में दिए गए 6 कदमों का अनुसरण करना शुरू करेंगे। जब तक कि आप उन 2% लोगों में से न हो जिनका पहले से ही निश्चित लक्ष्य हो जिसकी तरफ वे बढ़ रहे हो और जिनके पास इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई निश्चित योजना है, तब तक आप निर्देशों को पढ़ेंगे और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते रहेंगे और उन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे। लगन का अभाव असफलता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। यही नहीं, हजारों लोगों के अनुभव ने यह सिद्ध किया है कि लगन का अभाव एक ऐसी कमजोरी है जो ज्यादातर लोगों में पाई जाती है, परंतु यह एक ऐसी कमजोरी है जिसे प्रयास से दूर किया जा सकता है। आप कितनी आसानी से लगन के अभाव को जीत सकते हैं, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी इच्छा कितनी प्रबल है। समूची उपलब्धि का शुरुआती बिंदु है इच्छा। इसे हमेशा अपने दिमाग में रखें। कमजोर इच्छाओं के परिणाम भी कमजोर होते हैं, जिस तरह कम आग से कम गर्मी मिलती है। अगर आप पाए कि आप में लगन का अभाव है तो इस कमजोरी का इलाज यह है कि आप अपनी इच्छा की आग को प्रबल बना लें। पुस्तक को पूरा पढ़ें और फिर अध्याय 2 पर लौट जाएं और तत्काल 6 कदमों के संबंध में दिए गए निर्देशों पर अमल करना शुरू कर दें। आप जितने उत्साह से इन निर्देशों का पालन करेंगे उससे यह स्पष्ट रूप से साबित होगा कि आप में धन कमाने की कितनी अधिक या कितनी कम इच्छा है। अगर आप पाते हैं कि आप उदासीन हैं, तो आप इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि आप में अब भी धन की चेतना विकसित नहीं हो पाई है जो पैसा कमाने के लिए जरूरी है, क्योंकि अमीरी इसी चेतना के विकसित होने के बाद आती है। दौलत उस आदमी की तरफ खींची आती है जिसका मस्तिष्क उसे आकर्षित करने के लिए तैयार है, ठीक उसी तरह जिस तरह पानी समुद्र की तरफ खींचा चला आता है। अगर आपको लगे कि आपकी लगन कमजोर है तो आप अपने ध्यान को मास्टर माइंड की शक्ति वाले अध्याय में दिए गए निर्देशों पर एकाग्र कर लें। अपने चारों तरफ मास्टर माइंड समूह का घेरा बना लें और इस समूह के सदस्यों के सहयोगपूर्ण प्रयासों से आप लगन को विकसित कर सकते हैं। आत्म सुझाव और अवचेतन मस्तिष्क के अध्यायों में भी आप लगन को विकसित करने के लिए अतिरिक्त निर्देश पाएंगे। इन अध्यायों में बताए गए निर्देशों का पालन करें जब तक कि प्रकृति आपके अवचेतन मस्तिष्क में बनी तस्वीर के अनुसार आपकी इच्छित वस्तु आपको प्रदान न कर दे। उस बिंदु के बाद आपकी राह में लगन की कमी के कारण कोई बाधा नहीं आएगी। चाहे आप जाग रहे हो या सोए हुए हो, आपका अवचेतन मस्तिष्क लगातार काम करता है।
आप में धन की चेतना है या गरीबी की चेतना है? कभी कभार या झटकों के साथ किए गए प्रयासों के साथ इन नियमों का उपयोग करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। अगर आपको परिणाम चाहिए तो आपको सभी नियमों का पालन करना होगा जब तक कि उनका पालन करना आपकी आदत न बन जाए। आवश्यक धन की चेतना को आप दूसरे किसी तरीके से विकसित नहीं कर सकते। गरीबी उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होती है जिसका मस्तिष्क इसके प्रति अनुकूल होता है, और धन ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है जिसका मस्तिष्क इसे आकर्षित करने के लिए पूरी तरह तैयार होता है, और इसमें इन्हीं नियमों का सहारा लिया जाता है। जिस मस्तिष्क में धन की चेतना नहीं होती, गरीबी की चेतना उस मस्तिष्क को अपने आप जकड़ लेती है। गरीबी की चेतना बिना कुछ किए अपने आप आ जाती है, इसके लिए आदतों सचेतन रूप से लागू करने की या विकसित करने की कोई जरूरत नहीं होती। धन की चेतना को व्यवस्थित करना होता है जब तक कि आप में वह चेतना न उत्पन्न हो जाए। पूर्व के पैराग्राफ में कही गई बातों के पूरे महत्व को समझें और इसके बाद आप दौलत कमाने में लगन के महत्व को अपने आप समझ जाएंगे। लगन के बिना आप शुरू करने से पहले ही हार जाएंगे, जबकि लगन के साथ जीत आपकी ही होगी। अगर आपने कभी कोई बुरा सपना देखा हो तो आपको लगन के महत्व का एहसास होगा। आप बिस्तर पर पड़े हैं, आधे जागे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपको कुचल दिया गया है। आप करवट नहीं ले सकते या एक मांसपेशी भी नहीं हिला सकते। आपको एहसास होता है कि आपको अपनी मांसपेशियों पर फिर से नियंत्रण करना चाहिए। इच्छा शक्ति के लगन भरे प्रयास के द्वारा आप अंततः अपने एक हाथ की उंगलियों को हिलाने में सफल होते हैं। अपनी उंगलियों को हिलाना जारी रखते हुए आप अपने नियंत्रण को अपनी पूरी बाह तक ले आते हैं जब तक कि आप इसे उठा न लें। इसके बाद आप दूसरे हाथ के साथ भी यही करते हैं। अंततः आप अपने एक पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण कर लेते हैं और यही दूसरे पैर के साथ भी करते हैं। फिर इच्छा के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के द्वारा आप अपने मांसपेशीय तंत्र पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लेते हैं और अपने बुरे सपने से बाहर निकल आते हैं। इसमें कदम दर कदम चलना ही रहस्य है। अपनी मानसिक जड़ता से बाहर निकलना। आप पाएंगे कि आपको अपनी मानसिक जड़ता से बाहर निकलने के लिए भी इसी तकनीक की आवश्यकता होगी। पहले धीमी गति से प्रयास करें, फिर अपनी गति को बढ़ाकर प्रयास करते रहें जब तक कि आपको अपनी इच्छा शक्ति पर पूरा नियंत्रण हासिल न हो जाए। लगे रहें, चाहे शुरुआत में आपकी गति कितनी ही धीमी क्यों न हो। लगन के साथ आपको सफलता भी मिलेगी। अगर आप सावधानी से अपने मास्टरमाइंड समूह को चुनते हैं तो इसमें आपको कम से कम एक आदमी ऐसा मिलेगा जो लगन के विकास में आपकी सहायता करेगा। कुछ लोगों ने बेहद अमीरी इसलिए हासिल की क्योंकि वे मजबूर थे। उन्होंने लगन की आदत विकसित की क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें ऐसा करने के लिए विवश किया था और उन्हें मजबूरन लग्नशील बनना पड़ा। जिन्होंने लगन की आदत डाली है उन्होंने एक तरह से असफलता का बीमा करा लिया है। चाहे वे कितनी ही बार असफल हो जाए परंतु वे आखिरकार सीढ़ी के शिखर पर पहुंच ही जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई छुपा हुआ मार्गदर्शक कहीं पर है जो निराशाजनक अनुभवों के द्वारा लोगों को परखता है। जो लोग हारने के बाद अपने आप को उठा लेते हैं और कोशिश करना जारी रखते हैं और अंततः सफल हो जाते हैं, उनसे दुनिया कहती है, शाबाश, हम जानते थे कि तुम यह कर सकते हो। छुपा हुआ मार्गदर्शक लगन के इम्तिहान से गुजरे बिना किसी को भी महान उपलब्धि का आनंद नहीं लेने देता। जो लोग यह इम्तिहान नहीं देते वे इसमें उत्तीर्ण भी नहीं होते। जो लोग सहन करते हैं उन्हें उनकी लगन का प्रचुर पुरस्कार भी मिलता है। बदले में उन्हें वह लक्ष्य हासिल होता है जिसका वे पीछा करते हैं। यही सब कुछ नहीं है। उन्हें भौतिक समृद्धि के अतिरिक्त भी बहुत कुछ प्राप्त होता है
यह ज्ञान की हर असफलता अपने साथ अपने ही बराबरी के लाभ का बीज लाती है। अपनी असफलताओं की सीढ़ी पर चढ़ जाए। इस नियम के अपवाद है। कुछ लोग अनुभव से लगन के महत्व को जानते हैं। यह ऐसे लोग हैं जिन्होंने हार को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने इसे केवल एक क्षणिक अनुभव माना। यह ऐसे लोग हैं जिनकी इच्छाएं लगन से इतनी जुड़ी है कि उनकी पराजय आखिरकार विजय में जाती है। हम जो जिंदगी के हाशिए पर खड़े रहते हैं, बड़ी संख्या उनमें लोगों को देखते हैं जो हार कर जमीन पर गिर चुके हैं, परंतु वे कभी उठकर खड़े नहीं होते। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कुछ लोग यह मानते हैं कि पराजय और कुछ नहीं बल्कि अधिक प्रयास करने की प्रेरणा है। सौभाग्य से ये लोग जिंदगी के रिवर्स गियर को कभी स्वीकार नहीं करते। परंतु हम जिसे नहीं देख पाते और जिसके अस्तित्व के बारे में अधिकांश लोग अनजान रहते हैं, वह ऐसी मौन परंतु प्रबल शक्ति है जो उन लोगों की मदद के लिए आगे आती है जो निराशा के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। अगर हम इस शक्ति को कोई नाम देना चाहें तो हमें इसे लगन कहना होगा। हम सभी एक बात जानते हैं कि अगर किसी में लगन न हो तो वह जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता हासिल नहीं कर सकता। जब यह लाइनें लिखी जा रही है तो मैं अपने काम से अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखता हूँ और मुझे अपने सामने एक ब्लॉक दूर रहस्य में महान ब्रॉडवे नजर आता है जो मृत आशाओं की करगाह और अवसर की दहलीज है। दुनिया भर के लोग शोहरत, दौलत, शक्ति, प्रेम या सफलता की तलाश में ब्रॉडवे आते हैं। काफी लंबे समय बाद कोई आदमी इन अवसर खोजने वालों की लंबी कार से अलग हटकर खड़ा होता है और दुनिया सुनती है कि ब्रॉडवे में एक नए सितारे का उदय हुआ है। परंतु ब्रॉडवे को आसानी से या जल्दी नहीं जीता जा सकता। यह गुण की कद्र करता है, प्रतिभा को पहचानता है, दौलत रूप में भुगतान करता है, परंतु सिर्फ तभी जब आदमी मैदान छोड़ने से इनकार कर दे कि तब हम जानते हैं कि उस आदमी ने वह रहस्य जान लिया है कि ब्रॉडवे को किस तरह जीता जा सकता है। रहस्य हमेशा सिर्फ एक शब्द लगन से जुड़ा है। यह रहस्य फैनी हर्स्ट के संघर्ष में बताया गया है, जिनकी लगन ने ग्रेट व्हाइट वे को जीता। वे 1915 में न्यूयॉर्क आई थी और अपने लेखन से अमीर बनना चाहती थी। हालांकि यह जल्दी नहीं हुआ, परंतु यह हुआ। 4 साल तक मिस हर्स्ट ने न्यूयॉर्क के फुटपाथों के बारे में स्वयं के अनुभव से सीखा। उन्होंने अपने दिन मेहनत करके और रातें आशा करते हुए बिताई। जब आशा की लौ मंद पड़ गई तो उन्होंने यह नहीं कहा, ठीक है ब्रॉडवे, ठीक है ब्रॉडवे, तुम ही जीते। इसके बजाय उन्होंने कहा, ठीक है ब्रॉडवे, तुम कुछ लोगों को नीचे गिरा सकते हो परंतु मुझे नहीं। मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी कि तुम्हें हार माननी पड़ेगी। एक प्रकाशक द सैटरडे इवनिंग पोस्ट ने उसे 36 रिजेक्शन स्लिप भेजी और इसके बाद ही उनकी एक कहानी छपी। औसत लेखक तो जिंदगी के बाकी क्षेत्रों के औसत लोगों की तरह पहली रिजेक्शन स्लिप आते ही मैदान छोड़ देता। यह महिला 4 साल तक फुटपाथ पर जूतियां चटकाती रही क्योंकि उसमें जीतने का दृढ़ संकल्प था। फिर दौलत आना शुरू हुई। तिलिस्म टूट चुका था। अदृश्य मार्गदर्शक ने फैनी हर्स्ट का इम्तिहान ले लिया था और वह उसमें उत्तीर्ण हो गई थी। उसके बाद उसके दरवाजे पर प्रकाशकों की लाइन लग गई। पैसा इतनी तेजी से आया कि उसके पास इसे गिनने का समय भी नहीं था। फिर फिल्म लाइन के लोगों ने उसे घेर लिया और उसके घर पर पैसे की बूंदाबांदी नहीं बल्कि मूसलाधार बारिश होने लगी। संक्षेप में आपको यह जानकारी मिल गई होगी कि लगन से कितना कुछ हासिल किया जा सकता है। फैनी हर्स्ट भी इसका अपवाद नहीं है। आप जान लें, जहां भी लोग ढेर सारी दौलत कमाते हैं, वे जल्द ही लगन हासिल कर लेते हैं।
ब्रॉडवे किसी भिखारी को एक कप कॉफी और एक सैंडविच तो दे देगा, परंतु बस इतना ही। जो लोग इससे ढेर सारी दौलत चाहते हैं, उनके पास लगन होनी चाहिए। जब केट स्मिथ यह पढ़ेंगी तो वे भी इससे सहमत होंगी। बरसों नहीं तक वे बिना पैसे के गाती रही और बदले में उन्होंने कोई भुगतान लिया। जो भी माइक्रोफोन उनके सामने आ जाता था वे उसके सामने गाने लगती थी। ब्रॉडवे ने उनसे कहा, अगर तुम इतना सहन कर सको तो आओ और दौलत हासिल कर लो। उन्होंने सहन किया और तब तक किया जब तक कि एक सुखद दिन ब्रॉडवे थक नहीं गया और उसने यह नहीं कहा, अरे क्या फायदा, मैं कोड़े बरसाए चला जा रहा हूँ और तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसलिए अब अपनी कीमत बताओ और गंभीरता से काम में जुट जाओ। मिस स्मिथ ने अपनी कीमत बताई और यह कीमत बहुत ज्यादा थी। आप स्वयं को लग्नशील बनाने का प्रशिक्षण दे सकते हैं। लगन एक मानसिक अवस्था है, इसलिए इसे विकसित किया जा सकता है। सभी मानसिक अवस्थाओं की तरह ही लगन भी निश्चित कारणों पर आधारित है, जिनमें निम्नलिखित है। 1. निश्चित उद्देश्य। आप क्या चाहते हैं, यह जानना लगन के विकास का पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है। एक दृढ़ उद्देश्य व्यक्ति को कई बाधाओं के पार ले जाता है। 2. इच्छा। जब किसी वस्तु को हासिल करने की आपकी प्रबल इच्छा हो तो लगन हासिल करना और उसे बनाए रखना तुलनात्मक रूप से आसान हो जाता है। 3. आत्मनिर्भरता। जब किसी योजना को सफलतापूर्वक पूरा करने की अपनी योग्यता में आपको विश्वास होता है, तो आपको प्रोत्साहन मिलता है कि आप उस योजना को लगन से पूरा करें। आत्मनिर्भरता उस सिद्धांत के प्रयोग द्वारा विकसित की जा सकती है जिसका वर्णन आत्म सुझाव वाले अध्याय में किया गया है। 4. योजनाओं की निश्चितता। सुव्यवस्थित योजनाएं, चाहे वे कमजोर और पूरी तरह अव्यावहारिक हो, लगन को प्रोत्साहित करती है। 5. सटीक ज्ञान। यह जानकारी कि आपकी योजनाएं दमदार है और अनुभव या अवलोकन पर आधारित है, लगन को प्रोत्साहित करती है। जानने के बजाय अनुमान लगाने से लगन नष्ट हो जाती है। 6. सहयोग, सहानुभूति, समझ और दूसरों के साथ सद्भावनापूर्ण सहयोग से लगन विकसित होती है। 7. इच्छा शक्ति। किसी निश्चित लक्ष्य को हासिल करने के लिए योजनाएं बनाने पर अपने विचारों को केंद्रित करने की आदत से लगन विकसित होती है। 8. आदत। लगन आदत का सीधा परिणाम है। मस्तिष्क दैनिक अनुभवों का एक हिस्सा सोख लेता है और वैसा ही बन जाता है जैसी इसे खुराक दी जाती है। डर सबसे बुरा शत्रु है और इसके प्रभावी इलाज के लिए आपको बार बार मजबूरन साहसपूर्ण कार्य करने की जरूरत होगी। युद्ध में सक्रिय रहने वाला हर आदमी यह बात जानता है। अपनी लगन सूची बनाएं। लगन के विषय को छोड़ने से पहले अपनी सूची बना ले और खास तौर पर यह निर्धारित कर ले कि आप में कहीं इस अनिवार्य गुण की कमी तो नहीं है। साहस के साथ अपनी जांच करें और बिंदुवार जांच करके देखें कि लगन के 8 तत्वों में से कितने तत्व आप में नहीं है। इस विश्लेषण से आप ऐसी चीजें खोज पाएंगे जिनसे आपकी खुद पर पकड़ मजबूत होगी। यहाँ पर आपको वास्तविक शत्रु मिलेंगे जो आपके और बड़ी उपलब्धि के बीच दीवार की तरह खड़े होंगे। यहाँ पर आपको लगन की कमी दर्शाने वाले लक्षण ही नहीं मिलेंगे बल्कि इस कमजोरी के अवचेतन में गहराई से बैठे कारण भी मिलेंगे। इस सूची को सावधानी से पढ़ें और अपने आप से सीधे सीधे पूछें कि क्या आप सचमुच जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या करने में सक्षम हैं। अगर आप अमीरी हासिल करना चाहते हैं तो यह वे कमजोरियां हैं जिन्हें आपको जीतना होगा। 1. आप क्या चाहते हैं यह न जानना या इसे ठीक ठीक और स्पष्ट रूप से परिभाषित न कर पाना। 2. टालमटोल की आदत, चाहे इसके पीछे कारण हो या न हो।
आमतौर पर इसके पीछे ढेर सारे बहाने पाए जाते हैं। 3. विशेषज्ञ ज्ञान हासिल करने में रुचि का अभाव। 4. अनिर्णय, परिस्थितियों का सामना करने के बजाय हर अवसर पर अपने हाथ से प्रकरण को दूसरे के हाथ में देने की आदत, इसमें भी बहाने बनाए जाते हैं। 5. समस्याओं के समाधान के लिए निश्चित योजनाएं बनाने के बजाय बहानों पर भरोसा करने की आदत। 6. आत्मसंतुष्टि, इस बीमारी का कोई सटीक इलाज नहीं है और जिनको यह बीमारी है उनके लिए कोई आशा नहीं है। 7. उदासीनता, जो आम तौर पर सभी प्रकरणों में समझौता करने की तत्परता में झलकती है, बजाय इसके कि विपरीत परिस्थितियों का सामना किया जाए और उनसे संघर्ष किया जाए। 8. अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देने की आदत और विपरीत परिस्थितियों से बचकर निकलने की आदत। 9. इच्छा की कमजोरी, कर्म को प्रेरित करने वाले लक्ष्यों के चुनाव में लापरवाही के कारण ऐसा होता है। 10. पराजय की संभावना नजर आते ही मैदान छोड़ने की आदत या उत्सुकता। 6 मूलभूत दरों में से एक या इससे अधिक पर आधारित। 11. सुव्यवस्थित योजनाओं की कमी, जिन्हें लिखा नहीं गया है और इसलिए उनका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। 12. विचारों के साथ आगे बढ़ने को नजरअंदाज करने की आदत या अवसर आने पर उसका लाभ न उठाने की आदत। 13. दृढ़ इच्छा करने के बजाय सिर्फ कल्पनालोक में विचरण करना। 14. अमीरी के लक्ष्य के बजाय गरीबी के साथ समझौता करने की आदत। कुछ बनने, कुछ करने और कुछ हासिल करने की महत्वाकांक्षा का अभाव। 15. अमीरी के शॉर्टकट की खोज, बदले में बराबरी का मूल्य चुकाए बिना कुछ हासिल करने की कोशिश, जो आम तौर पर जुए या ऐसी ही आदतों में झलकती है। 16. आलोचना का डर, कई लोग सिर्फ इसलिए योजनाएं नहीं बना पाते या उन पर अमल नहीं कर पाते क्योंकि वे डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे या क्या कहेंगे। यह शत्रु इस सूची में सबसे प्रमुख है क्योंकि यह आम तौर पर अवचेतन मस्तिष्क में रहता है, जहां इसकी उपस्थिति दिखाई नहीं देती। बाद वाले अध्याय में 6 मूलभूत डरों को देखिए। अगर आप आलोचना से डरते हो, आइए हम आलोचना के डर के कुछ लक्षणों की जांच करें। अधिकांश लोग अपने रिश्तेदारों, मित्रों और जनता को इस बात की अनुमति देते हैं कि वे उन्हें प्रभावित करें। वे अपने जीवन को अपने हिसाब से नहीं जी पाते क्योंकि उन्हें आलोचना का डर सताता रहता है। बहुत बड़ी संख्या में लोग विवाह करने में गलती करते हैं और उस गलती को कभी नहीं सुधारते। नतीजा यह होता है कि वे जीवन भर दुखी और परेशान रहते हैं क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि गलती को सुधारते समय लोग आलोचना करेंगे। जो भी इस प्रकार के डर के सामने हार मानता है, वह जानता है कि इससे कितना बड़ा नुकसान होता है क्योंकि इससे महत्वाकांक्षा नष्ट होती है और हासिल करने की इच्छा भी। लाखों लोग कॉलेज छोड़ने के बाद वयस्क शिक्षा हासिल करने के विचार को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उन्हें आलोचना का डर सताता है। अनगिनत स्त्री पुरुष, युवा और बूढ़े अपने रिश्तेदारों को अनुमति देते हैं कि वे कर्तव्य के नाम पर उनकी जिंदगी तबाह कर दें, और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उन्हें आलोचना का डर होता है। कर्तव्य का यह मतलब नहीं होता कि कोई अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को नष्ट कर ले और अपने जीवन को अपने हिसाब से न जिए। लोग बिजनेस में जोखिम उठाने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें उस आलोचना का डर होता है जो असफल होने के बाद उन्हें सुनने को मिलेगी। इन मामलों में आलोचना का डर सफलता की इच्छा से अधिक प्रबल होता है। बहुत सारे लोग खुद के लिए ऊंचे लक्ष्य बनाने से इनकार कर देते हैं या वे करियर चुनने को भी नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उन्हें रिश्तेदारों और दोस्तों की आलोचना का डर होता है, जो यह कह सकते हैं, ज्यादा ऊंचे लक्ष्य मत बनाओ
लोग सोचेंगे कि तुम्हारा दिमाग खिसक गया है। जब एंड्रयू कार्नेगी ने सुझाव दिया कि मैं 20 साल तक व्यक्तिगत उपलब्धि की फिलॉसफी विकसित करने में मेहनत करूं, तो मेरी पहली प्रतिक्रिया यही डर था कि लोग क्या कहेंगे। इस सुझाव से मेरे सामने एक ऐसा लक्ष्य आ गया जो मेरी कल्पना से भी ऊंचा था। एक ही झटके में मेरा दिमाग बहाने बनाने लगा, और यह सभी बहाने आलोचना के इसी अंदरूनी डर की वजह से बने थे। मेरे अंदर किसी ने कहा, तुम इसे नहीं कर सकते, यह काम इतना बड़ा है और इसमें बहुत समय लगेगा, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे और तुम अपनी आजीविका कैसे चलाओगे। किसी ने भी अब तक सफलता की कोई फिलॉसफी नहीं बनाई है। तुम्हें यह विश्वास करने का क्या अधिकार है कि तुम ऐसा कर सकते हो, जो इतने ऊंचे लक्ष्य बनाओ। वैसे भी तुम कौन हो? याद रखो कि तुम गरीब परिवार में जन्मे हो। तुम फिलॉसफी के बारे में क्या जानते हो? लोग सोचेंगे कि तुम्हारा दिमाग चल गया है, और उन्होंने ऐसा सोचा भी। आज से पहले किसी और ने यह काम क्यों नहीं किया? यही और इससे मिलते जुलते कई और सवाल मेरे दिमाग में कौंध गए और शोर मचाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया अचानक मेरी तरफ ध्यान देने लगी थी और मेरी हंसी उड़ाने पर तुली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई यह चाहता हो कि मैं कार्नेगी के सुझाव को पूरा करने से पहले ही हार मान लूं। मेरे पास एक अच्छा अवसर था कि मैं वहीं पर तत्काल अपनी महत्वाकांक्षा का गला घोंट दूं, इससे पहले कि यह मुझ पर हावी हो जाए। बाद में जब मैंने हजारों लोगों का विश्लेषण किया तो मैंने पाया कि अधिकांश विचार मुर्दा पैदा होते हैं। तत्काल कर्म की निश्चित योजनाएं बनाकर ही हम उनमें जीवन की सांस फूंकते हैं। विचार को पालने का सही समय इसके जन्म का समय होता है। इसके पैदा होने के बाद गुजरा हर मिनट इसके जिंदा रहने को अधिक सुनिश्चित करता है। अधिकांश विचारों की मौत के पीछे आलोचना का डर होता है, जिसकी वजह से वे योजना और कर्म की अवस्थाओं तक नहीं पहुंच पाते। सौभाग्यशाली अवसर आपकी इच्छा से आ सकते हैं। कई लोगों को यह विश्वास होता है कि भौतिक सफलता सौभाग्यशाली अवसरों का परिणाम होती है। इस विश्वास के पीछे आधार है, परंतु जो लोग केवल किस्मत के भरोसे ही बैठे रहते हैं वे लगभग हमेशा निराश ही होते हैं, क्योंकि वे एक और महत्वपूर्ण तत्व को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो यह तत्व आप में मौजूद होना चाहिए। यही वह ज्ञान है जिसकी मदद से आप अपनी इच्छा से सौभाग्यशाली अवसर बना सकते हैं। मंदी के दौरान W.C. फील्ड्स नामक कॉमेडियन ने अपना सारा पैसा गंवा दिया और उसने पाया कि उसके पास कोई आमदनी नहीं है, कोई नौकरी नहीं है और उसकी कमाई के साधन वॉडेविल का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। यही नहीं, उसकी उम्र भी 60 के ऊपर थी जब कई लोग अपने आप को बूढ़ा समझने लगते हैं। वह अपनी वापसी के लिए इतना उत्सुक था कि उसने बिना तनख्वाह के एक नए क्षेत्र फिल्मों में काम करने का प्रस्ताव रखा। उसकी अन्य समस्याओं के अलावा वह गिर पड़ा और उसकी गर्दन में भी चोट आई। कई लोगों ने इस मौके पर हार मान ली होती और मैदान छोड़ दिया होता, परंतु फील्ड्स में लगन थी। वह जानता था कि अगर वह डटा रहेगा तो उसे देरसबेर अवसर मिलेंगे और उसे यह अवसर मिले भी, परंतु किस्मत के कारण नहीं। मैरी ड्रेजलर ने 60 साल की उम्र में अपने आप को बुरी स्थिति में पाया। उसका सारा पैसा खत्म हो चुका था और उसके पास कोई काम भी नहीं था। वह भी अवसरों के पीछे गई और उसे वह अवसर मिले। उसकी लगन ने उसे जीवन की सांझ में बहुत आश्चर्यजनक विजय दिलाई जब अधिकांश स्त्री पुरुष कुछ हासिल करने की महत्वाकांक्षा छोड़ देते हैं। एडी कैंटर ने 1929 के स्टॉक क्रैश में अपनी दौलत गंवा दी, परंतु उनके पास अब भी लगन और साहस था। इनके साथ और 2 सुस्पष्ट आंखों के साथ उसने अपने आप को एक बार फिर $10,000 प्रति सप्ताह की आमदनी पर पहुंचा दिया।
दरअसल अगर किसी में लगन हो तो वह कई अन्य गुणों के बिना भी बहुत सफल हो सकता है। आदमी को केवल उसी अवसर पर भरोसा करना चाहिए जो वह खुद पैदा करे या कर सके। इसके लिए लगन के प्रयोग की आवश्यकता होती है। शुरुआती बिंदु है निश्चित लक्ष्य। आप जिन पहले 100 लोगों से मिले उनका परीक्षण करें। उनसे पूछें कि वे जीवन में सबसे अधिक क्या चाहते हैं, और उनमें से 98 लोग आपको यह नहीं बता पाएंगे। अगर आप जवाब देने के लिए उन पर जोर डालेंगे तो कुछ कहेंगे सुरक्षा, कुछ कहेंगे धन, कुछ कहेंगे सुख, बाकी कहेंगे शोहरत और शक्ति, और बचे हुए लोग कहेंगे सामाजिक प्रतिष्ठा, आरामदेह जीवन, गाने, नाचने या लिखने की योग्यता। परंतु उनमें से कोई भी इनको परिभाषित करने में समर्थ नहीं होगा या आपको उस योजना के बारे में हल्का सा संकेत भी नहीं दे पाएगा जिसके द्वारा वे अपनी अस्पष्ट इच्छाओं को हासिल करने की अपेक्षा रखते हैं। अमीरी सिर्फ कल्पनाओं से नहीं आती। अमीरी निश्चित योजनाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप ही आती है, जिनके पीछे निश्चित इच्छाएं हो और निरंतर लगन हो। लगन को विकसित कैसे करें? लगन की आदत डालने के 4 आसान कदम हैं। इनके लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप में बहुत बुद्धि हो या आप उच्च शिक्षित हो, या आपको इसमें बहुत समय या प्रयास देना पड़े। आवश्यक कदम है: 1. निश्चित लक्ष्य जिसके पीछे इसकी प्राप्ति की प्रबल इच्छा हो। 2. एक निश्चित योजना जिस पर लगातार काम किया जाए। 3. एक मस्तिष्क जो सभी नकारात्मक और हतोत्साहित करने वाले प्रभावों की तरफ से कसकर बंद हो, जिनमें रिश्तेदारों, मित्रों और परिचितों के नकारात्मक सुझाव भी शामिल है। 4. एक या एक से अधिक ऐसे व्यक्तियों के साथ मित्रतापूर्ण गठबंधन जो आपकी योजना और लक्ष्य को लेकर आपको प्रोत्साहित करें। यह 4 कदम जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता के लिए अनिवार्य है। इस फिलॉसफी के 13 सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप इन 4 कदमों को अपनी आदत बना ले। यही वे कदम हैं जिनके द्वारा इंसान अपने आर्थिक भाग्य को नियंत्रित कर सकता है। यही वे कदम हैं जो विचार की स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। यही वे कदम हैं जो अमीरी की ओर ले जाते हैं। यही आपको शक्ति, प्रसिद्धि और सांसारिक प्रतिष्ठा का रास्ता दिखाते हैं। यही वे 4 कदम हैं जो आपको लाभदायक अवसरों की गारंटी देते हैं। यही वे कदम हैं जो सपनों को भौतिक यथार्थ में बदलते हैं। यही आपको डर, हताशा, उदासीनता पर विजय दिलाते हैं। जो इन 4 कदमों को उठाना सीख जाते हैं, उन सभी के लिए एक शानदार पुरस्कार है। यह पुरस्कार है अपना खुद का टिकट लिखने का अधिकार और जीवन से अपनी मुहमांगी कीमत मांगने और पाने का रास्ता। मुश्किलों को कैसे जीतें? लग्नशील व्यक्तियों के पास वह कौन सी रहस्यमयी शक्ति होती है जिसकी वजह से उनमें मुश्किलों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता होती है? क्या लगन का गुण इंसान के मस्तिष्क में किसी तरह की आध्यात्मिक, मानसिक या रासायनिक गतिविधि को उत्पन्न करता है जो पराभौतिक शक्तियों को उसके संपर्क में ले आती है? क्या अनंत प्रज्ञा उस व्यक्ति के पक्ष में हो जाती है जो युद्ध में हार जाने के बाद भी संघर्ष करता रहता है जब सारी दुनिया उसके विरोधी खेमे में हो? यह और इसी तरह के कई सवाल मेरे दिमाग में तब आए जब मैंने हेनरी फोर्ड जैसे लोगों का अवलोकन किया जिन्होंने शून्य से शुरुआत की और बाद में विराट औद्योगिक साम्राज्य स्थापित किया, और शुरुआत में उनके पास लगन के अलावा कुछ खास नहीं था। या थॉमस अल्वा एडिसन को ले जो सिर्फ 3 महीने स्कूल गए थे, परंतु वे विश्व के अग्रणी आविष्कारक बन गए और उन्होंने लगन को टॉकिंग मशीन, मूविंग पिक्चर मशीन और बिजली के बल्ब और 50 अन्य उपयोगी आविष्कारों में परिवर्तित कर दिया। मुझे एडिसन और फोर्ड का विश्लेषण करने का सुखद अवसर मिला है और मैंने कई वर्षों तक लगातार उनके करियर पर निगाह रखी है। मैंने उनका करीब से अध्ययन किया है,
इसलिए मैं यह बात वास्तविक ज्ञान के आधार पर कह रहा हूँ कि मैंने उन दोनों ही में लगन के अतिरिक्त कोई और गुण नहीं देखा जिससे यह दूर दूर तक आभास हो कि वह उनकी महान उपलब्धियों का स्रोत हो सकता है। जब कोई अतीत के धर्मगुरुओं, दार्शनिकों, चमत्कार करने वाले लोगों और धार्मिक लीडर्स का निष्पक्ष अध्ययन करता है तो वह अंततः इस निष्कर्ष पर अवश्य पहुंचता है कि लगन, प्रयासों की एकाग्रता और लक्ष्य की निश्चितता ही उनकी उपलब्धियों के प्रमुख स्रोत थे। उदाहरण के तौर पर आप मोहम्मद की अद्भुत और मनमोहक कहानी को लें। उनके जीवन का विश्लेषण करें। आधुनिक युग में उद्योग और फाइनेंस में सफल लोगों से उनकी तुलना करें और देखें कि किस तरह उन सभी में एक प्रमुख गुण समान है, लगन। अगर आप उस अद्भुत शक्ति के अध्ययन में विशेष रुचि रखते हैं जो लगन को शक्ति देती है, तो मोहम्मद की जीवनी पढ़े, खासकर वह जो असद बे ने लिखी है। इस पुस्तक का संक्षिप्त रिव्यू थॉमस स्यूग्रो ने हेराल्ड ट्रिब्यून में लिखा था। इस रिव्यू में आपको उस दुर्लभ सफलता का पूर्वाभास मिल जाएगा जो उन लोगों के लिए सुरक्षित रखी हुई है जो उस व्यक्ति की पूरी कहानी पढ़ेंगे जो लगन की शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। अंतिम महान पैगंबर थॉमस स्यूग्रो का रिव्यू। मोहम्मद एक पैगंबर थे, परंतु उन्होंने कभी कोई चमत्कार नहीं किया। वे रहस्यवादी नहीं थे। उन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। उन्होंने अपना मिशन तब तक शुरू नहीं किया जब तक वे 40 वर्ष के नहीं हो गए। जब उन्होंने घोषणा की कि वे ईश्वर के संदेशवाहक हैं और सच्चे धर्म का संदेश लाए हैं, तो उनका मजाक उड़ाया गया और उन्हें पागल करार दिया गया। बच्चों ने उन्हें तंग किया और औरतों ने उन पर कूड़ा फेंका। उन्हें उनके जन्मस्थान मक्का से निर्वासित कर दिया। उनके समर्थकों की सारी सांसारिक दौलत छीन ली गई और उन्हें भी रेगिस्तान में मोहम्मद के पीछे भेज दिया गया। 10 साल तक उपदेश देने के बाद भी उन्हें सिर्फ निर्वासन, गरीबी और हंसी के अलावा कुछ और हासिल नहीं हुआ। परंतु 10 और साल गुजरते गुजरते गया। वे पूरे अरब के डिक्टेटर, मक्का के शासक और एक नए विश्व धर्म के प्रमुख बन गए जो डानुबे और पायरनीस तक फैल गया। मोहम्मद की शक्ति त्रिआयामी थी, शब्दों की शक्ति, प्रार्थना का प्रभाव और इंसान का ईश्वर के साथ निकट संबंध। उनका करियर हमें ठीक से समझ नहीं आ पाता। मोहम्मद मक्का के एक प्रतिष्ठित परंतु निर्धन परिवार में पैदा हुए। चूंकि मक्का दुनिया का चौराहा था और जादुई पत्थर काबा का घर था, व्यवसाय का बड़ा शहर था और व्यापार के मार्गों के केंद्र में था और इस वजह से अस्वच्छ था, इसलिए यहाँ के बच्चों को रेगिस्तान में बेडुइन्स द्वारा पाले जाने के लिए भेजा जाता था। मोहम्मद की परवरिश इसी तरह हुई और उन्हें यायावर माताओं के दूध से शक्ति और स्वास्थ्य मिला। वे भेड़ चराया करते थे और जल्द ही वे एक अमीर विधवा के कारवां के प्रमुख बन गए। उन्होंने पूर्वी दुनिया के सभी हिस्सों में यात्रा की। विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ उन्होंने चर्चा की और ईसाईयत के पंथों की लड़ाई में उन्होंने इसका पतन होते देखा। जब वे 28 वर्ष के थे तो खादीजा नाम की विधवा ने उन पर प्रेमपूर्ण दृष्टि डाली और उनसे विवाह कर लिया। खादीजा के पिता ने इस विवाह पर आपत्ति उठाई होती, इसलिए खादीजा ने उन्हें शराब पिला दी और उनसे हाँ कहलवा ली। अगले 12 वर्षों तक मोहम्मद ने अमीर और सम्मानित और बेहद चतुर व्यवसायी का जीवन जिया। फिर वे रेगिस्तान में जाने लगे और एक दिन वे कुरान की पहली आयत के साथ लौटे और उन्होंने खादीजा को बताया कि आर्कएंजेल गैब्रिएल उनके सामने प्रकट हुए थे और उनसे कहा था कि वे ईश्वर के संदेशवाहक होंगे। कुरान, ईश्वर के द्वारा प्रकट शब्द, मोहम्मद के जीवन में चमत्कार थे। वे कवि नहीं थे, न ही उनके पास शब्दों की शक्ति थी, परंतु उन्हें जो कुरान की आयतें मिली थी और जिसे उन्होंने वफादार लोगों को पढ़कर सुनाया, उन आयतों से बेहतर थी जो उस जनजाति के व्यावसायिक कवियों ने रची थी। अरब के लोगों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था।
उनके लिए शब्दों का उपहार सबसे बड़ा उपहार था और कवि सबसे शक्तिशाली हुआ करता था। इसके अलावा कुरान ने कहा कि सभी इंसान ईश्वर के सामने बराबर हैं, कि संसार एक प्रजातांत्रिक राज्य बनना चाहिए। इस्लाम इस राजनीतिक सिद्धांत की वजह से उन्हें निर्वासित किया गया, साथ ही इस वजह से भी कि मोहम्मद काबा के प्रांगण में रखी सभी 360 मूर्तियों को नष्ट करना चाहते थे। इन मूर्तियों को रेगिस्तान की जनजातियां मक्का लाई थी और इसका अर्थ था व्यापार। इसलिए मक्का के बिजनेसमैन और पूंजीवादियों ने, जिनमें से वह भी एक थे, मोहम्मद पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने रेगिस्तान में पनाह ली और विश्व पर संप्रभुता की मांग की। इस्लाम का उदय प्रारंभ हुआ। रेगिस्तान के अंदर से एक लौ निकली जो बुझ नहीं पाई, एक प्रजातांत्रिक सेना उभरी जो मिलकर लड़ने और बिना उफ किए मरने के लिए तैयार थी। मोहम्मद ने यहूदियों और ईसाइयों को भी अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि वे कोई नया धर्म नहीं बना रहे थे। वे तो उन सभी को एक ही आस्था में शामिल होने के लिए आवाज दे रहे थे, जिनका एक धर्म में विश्वास था। अगर यहूदियों और ईसाइयों ने उनके आमंत्रण को स्वीकार कर लिया होता तो आज इस्लाम ने दुनिया को जीत लिया होता, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तो मानवीय युद्ध की मोहम्मद की नई अवधारणा को भी स्वीकार नहीं किया। जब पैगंबर की सेनाएं यरूशलेम में दाखिल हुई तो एक भी आदमी को उसकी आस्था के कारण मौत के घाट नहीं उतारा गया, परंतु जब जिहादी उस शहर में सदियों बाद दाखिल हुए तो किसी भी मुस्लिम पुरुष, महिला या बच्चे को नहीं बख्शा गया। परंतु ईसाइयों ने एक मुस्लिम विचार को अवश्य स्वीकार किया, शिक्षा का स्थान, विश्वविद्यालय।